नमस्कार बच्चों, मैं कमलेश चंद मिश्र, पीजीटी हिंदी अध्यापक, सिटी पब्लिक स्कूल, कटरा, मुंगराबाद, शाहपुर, जौनपुर, आप लोगों का ऑनलाइन हिंदी की कक्षा में स्वागत करते हैं। आज आप लोगों को कक्षा 11 के हिंदी क्षितिज के गद्य खंड से गलता लोहा पढ़ाने जा रहा हूं, जिसे शेखर जोशी जी ने लिखा है। हिंदी साहित्य के नई कहानी आंदोलन के बीच उभरी प्रतिभाओं में शेखर जोशी जी का स्थान अन्यतम है। उनकी कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनकी कहानियों में समाज का मेहनत का एवं सुविधा विहीन तबका जगह पाता है। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ती हैं एवं प्रस्तुत करती हैं। उनके रचना संसार से गुजरे हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का अत्यधिक योगदान रहा है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली एवं प्रस्तुत करने वाली कहानी गलता लोहा इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा एवं बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गंभीर उतना ही अधिक है। आइए शेखर जोशी द्वारा लिखित गलता लोहा पाठ का सारांश देखते हैं। शेखर जोशी की कहानी गलता लोहा उनकी कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थिति के कारण उस मनोदशा तक पहुंच पाता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाते हैं। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर केवल बैठता ही नहीं है, बल्कि उसके काम में अपनी कुशलता भी दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की वास्तविकता को प्रतीत करता है। मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा है। मोहन के पिता बंशीधर ने जीवन भर पुरोहिती का काम किया। पुरोहित पूजा पाठ करके अपना भरण पोषण करना। अब वृद्धावस्था में उनसे यह कठिन श्रम, व्रत, उपवास, पूजा पाठ नहीं होता है। उन्हें चंद्रदत्त के यहाँ रुद्र पाठ करने के लिए जाना था, परंतु जाने की तबीयत नहीं है क्योंकि अब वृद्ध हो चले हैं। मोहन उनका आशय समझ गया, लेकिन पिता के अनुष्ठान का व्यवसाय कर पाने में वह कुशल नहीं है। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेत की ओर चला गया, लेकिन हंसुए की धार कुंद हो चुकी थी। उसे अपने दोस्त धनराम की याद आ गई। धनराम लोहार की दुकान पर धार लगाने का काम करता है और वहां वह पहुंच गया। धनराम उसका सहपाठी था। दोनों बचपन की यादों में खो गए। मोहन ने मास्टर त्रिलोक सिंह के बारे में पूछा। धनराम ने बताया कि वे पिछले साल ही गुजर गए। दोनों हंस हंस कर उनकी बातें करने लगे। मोहन पढ़ाई व गायन में निपुण था। वह मास्टर जी का चहेता भी था, पूरे क्लास का मॉनिटर भी था। मास्टर साहब ने उसे कमज़ोर बच्चों को दंड देने के लिए अधिकार भी दिए थे। धनराम ने मोहन से मास्टर के आदेश पर डंडे भी खाए हैं। धनराम इसके बावजूद मोहन के प्रति स्नेह और आदर भाव रखता था, क्योंकि जातिगत आधार की हीनता उसके मन में बैठा दी गई थी। उसने मोहन को कभी अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। धनराम गांव के खेतिहर या मजदूर परिवार के लड़कों की तरह तीसरे दर्जे तक ही पढ़ पाया। मास्टर जी उसका विशेष ध्यान रखते थे। धनराम 13 का पहाड़ा कभी याद नहीं कर पाया, जिसकी वजह से क्लास में उसकी बहुत पिटाई होती थी। मास्टर जी का नियम था, सजा पाने वाले को अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। धनराम डर या मंदबुद्धि होने के कारण 13 का पहाड़ा कभी नहीं सुना पाया। मास्टर जी ने व्यंग में कहा, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे लोहा,
विद्या का ताप कहाँ से लगेगा इसमें। इतना कहकर उसने थैले से 5-6 दरातियां निकालकर धनराम को धार लगाने के लिए पकड़ा दिए। हालांकि धनराम के पिता ने उसे हथौड़े से लेकर घन चलाने तक की विद्या सिखा दी थी। विद्या सिखाने के दौरान मास्टर त्रैलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेंच चुनने की भी छूट देते थे, किंतु गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे। धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली। इधर मोहन ने छात्रवृत्ति पाई। उसके पिता बंशीधर तिवारी उसे बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देख रहे थे। पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। कभी परिवार का पूरा पेट भी नहीं भर पाते थे। पुरोहिताई करके अर्थात पूजा पाठ करके वे अपने परिवार का भरण पोषण अब करने में असमर्थ हो गए, क्योंकि वृद्ध हो चुके थे और उत्तराखंड की पहाड़ियों पर चढ़ना उतरना उनके लिए मुश्किल था। यह कहानी उत्तराखंड के एक ब्राह्मण परिवार की भी है। पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। अब वे परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते थे। अतः उन्होंने गांव से 4 मील दूर स्कूल में मोहन को भेज दिया। शाम को थका मादा मोहन जब घर लौटता तो पिता पुराण कथा उसे सुनाकर उत्साहित करने की कोशिश करते। वर्षा के दिनों में मोहन नदी पार करके स्कूल जाया करता था। एक दिन नदी में पानी कम था तथा मोहन घसियारों के साथ नदी पार कर रहा था और अचानक भारी वर्षा के कारण नदी में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। वह किसी तरह घर पहुंचा और इस घटना को अपने पिताजी को सुनाया। बंशीधर घबरा गए, फिर मोहन को स्कूल कभी नहीं भेजा। उन्हीं दिनों बिरादरी के एक संपन्न परिवार का एक युवक रमेश लखनऊ से गांव आया था। उसने बंशीधर से मोहन की पढ़ाई के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त किए तो वह उसे अपने साथ लखनऊ ले जाने के लिए तैयार हो गए। उसके घर में एक प्राणी बढ़ने से कोई अंतर नहीं पड़ता। बंशीधर को लगा कि रमेश के रूप में उसे भगवान मिल गए हैं। मोहन रमेश के साथ लखनऊ पहुंच गया। वहां से जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो गया। घर की महिलाओं के अतिरिक्त उसे गली की सभी औरतों के घर का काम भी करना शुरू कर दिया। रमेश बड़ा बाबू था। वह मोहन को घरेलू नौकर से अधिक हैसियत नहीं देना चाहता था। मोहन भी इस बात को समझता था। कह सुनकर उसे समीप के एक सामान्य स्कूल में सरकारी विद्यालय में दाखिला भी मिल गया। काम के बोझ व नए वातावरण के कारण वह अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। गर्मी की छुट्टी में भी वह घर नहीं आ पाता। जब रमेश या उसके घर का कोई आदमी गांव जाता तो उसके अपने साथ ले जाता या उसे अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर शहर में ही रोक दिया जाता। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर चुका था। वह घर वालों को असलियत बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। 8वीं कक्षा पास करने के बाद उसे आगे पढ़ाने के लिए रमेश का परिवार उत्सुक नहीं था। बेरोजगारी का तर्क देकर उसे तकनीकी स्कूल में दाखिला करा दिया गया। वह पहले की तरह घर और स्कूल के काम में व्यस्त रहा। 1.5-2 वर्ष के बाद उसे कारखानों के चक्कर लगाने पड़े। इधर बंशीधर को अपने बेटे के बड़े अफसर बनने की बड़ी उम्मीद और लालसा थी। जब वास्तविकता का उन्हें पता लगा तो उन्हें बहुत गहरा दुख हुआ। धनराम ने भी उनसे पूछा तो उन्होंने झूठ बोल दिया। धनराम ने उन्हें यही कहा, मोहन लला बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। धनराम अपनी दुकान पर लोहे की मोटी छड़ को भट्ठी में गलाकर गोल बना रहा था, किंतु छड़ निहाई पर ठीक से फंस नहीं पा रही थी। अतः लोहा ठीक ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तो उसे देखता रहा और फिर उसने स्वयं दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर दिया और नपी तुली चोट से छड़ को पीटते हुए गोल रूप का आकार दे दिया। मोहन के काम व स्फूर्ति को देखकर धनराम अवाक रह गया। वह पुरोहित खानदान के युवक द्वारा लोहार का काम करने पर आश्चर्यचकित हो गया। धनराम के संकोच धर्म संकट से उदासीन मोहन लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई की जांच कर रहा था।
उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हो गया। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर लिखकर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपकी कॉपी चेक कर देंगे। अब नए ऑडियो और वीडियो में हम नए पाठ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।